अस्सलामुअलैकुम। सेकंड टेस्ट हमने डिस्कस कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से रिलेटेड है। देखें, फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने लिखा हुआ है कि दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव 16 माइक्रोकूलम का है और एक नेगेटिव 9 माइक्रोकूलम का है। इनको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। कहता है बताएं कि इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे इन दोनों के दरमियान किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब आप लोग क्या मिस्टेक करोगे, आप लोगों ने उठाना है और उठा के इसको सोल्व करना शुरू कर देना और पॉइंट भी निकाल के रख देना है। हालांकि होगा क्या, जरा गौर से देखिएगा सिचुएशन को। एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइन बनेगी वो इससे अवे बनेगी। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइन बनेगी टुवर्ड्स इट। तो लिहाजा इन दोनों का दरमियान का जो रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेम डायरेक्शन है। तो इन दोनों की इंडिविजुअल फील्ड्स सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगी, कैंसल आउट नहीं करेंगी। तो जब दरमियान में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगी तो दरमियान में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। सो जीरो फील्ड पॉइंट, इट इज नोवेयर, कहीं भी इनके दरमियान फील्ड जीरो नहीं होगी। आगे समझ बात की। तो करेक्ट आंसर क्या बना? करेक्ट आंसर हमारा बना फिर ऑप्शन डी, नोवेयर, ये वाला। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 2 को देखें जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगोन। पहले तो देखें रेगुलर पॉलीगोन कहते किसको है। पॉलीगोन मल्टी साइडेड फिगर, यानी ट्राइंगल और ट्राइंगल से हायर साइडेड फिगर्स जो हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागोन वगैरह वगैरह जितनी भी हैं सारी, वो सारी की सारी पॉलीगोन्स कहलाती हैं। अच्छा, फिर ये रेगुलर पॉलीगोन क्या हुआ? रेगुलर पॉलीगोन किसको कहते हैं? ये रेगुलर पॉलीगोन से मुराद है कि ऐसी मल्टी साइडेड फिगर के जिसकी सारी साइडें आपस में इक्वल हों, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे स्क्वायर। इसी तरह आगे 5 साइडेड फिगर में पेंटागन आती है, तो उसकी अगर पांचों साइडें बराबर हैं तो वो भी रेगुलर पॉलीगोन कहलाएगी। इसी तरह आगे 6 साइडेड फिगर हेक्सागोन, सारी साइड उसकी साइड्स इक्वल हैं तो वो फिर रेगुलर हेक्सागोन कहलाएगी, अप टू सो ऑन। ये होती है रेगुलर पॉलीगोन। अब याद रखें कि रेगुलर पॉलीगोन जो है, अगर उसके कॉर्नर्स पे गौर से सुनिएगा, रेगुलर पॉलीगोन जो है उसके कॉर्नर्स पे अगर तमाम इक्वल मैग्नीट्यूड के और सेम साइंस के चार्जेस हैं तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। लेकिन अगर उसी रेगुलर पॉलीगोन के तमाम कॉर्नर्स पे पड़े हुए जो चार्जेस हैं वो सेम साइंस के तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम नहीं है, तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी। इसी तरह अगेन वही रेगुलर पॉलीगोन, उसके तमाम कॉर्नर्स पे पड़े हुए चार्जेस अब इस मर्तबा हैं तो इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेकिन उनके साइंस डिफरेंट हैं, तो भी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह फर्दर आगे सुनिएगा कि अगर कॉर्नर्स पे पड़े हुए सारे के सारे चार्जेस तो सेम साइंस के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के भी हैं, लेकिन पॉलीगोन वो रेगुलर नहीं है, सेम इक्वल साइडेड नहीं है, तो भी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी सिर्फ एक केस में है कि पॉलीगोन भी रेगुलर हो, साथ कॉर्नर्स पे पड़े हुए सारे के सारे चार्जेस मैग्नीट्यूड में भी सेम हो और साइंस में भी सेम हो, तब सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है। अब यहां पे इससे क्या कहा हुआ है कि पॉलीगोन तो रेगुलर है, लेकिन इफ सेम चार्जेस, चार्जेस भी सेम है, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। इफ सेम चार्जेस यानी चार्जेस के साइन सेम है, दूसरी कंडीशन पूरी होगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हों। क्या वो हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के? कहता है ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अनइक्वल आ गया। अब क्या होगा? अब सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, बल्कि उन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वेक्टर सम के इक्वल होगी। आई समझ? सो करेक्ट आंसर इज नॉन जीरो एंड इज वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। ये वाली इंडिविजुअल फील्ड्स। एक स्क्वायर है, उसकी साइड की लेंथ है 1 मीटर, ए बी सी डी का नाम दे दिया गया है। दो चार्जेस 4 माइक्रोकूलम के उसके ए और सी कॉर्नर पे रखे गए हैं और -4 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है उसके बी कॉर्नर पे रखा गया है और डी पे कोई चार्ज नहीं रखा गया। कहते हैं सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सॉल्व करके देखते हैं, देखें जरा क्या बनती है सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा जरा, ये एक स्क्वायर है, लाइक इस तरह से, दिस इज अ स्क्वायर, बस ठीक है। अब जरा देखें, इसको मैं नाम दे देता हूं क्लोज्ड, साइक्लिक ऑर्डर में नाम देना है, जैसे एमसीक्यू में बताया गया ए बी सी डी, ये होता है साइक्लिक ऑर्डर, ऐसे यूं चलना है,
ऐसे नहीं करना ए बी और फिर सी के लिए उधर नहीं आ जाना, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर ऐसे होते हैं। अच्छा खैर, अब जो है ए और बी कॉर्नर पे जो चार्जेस रखे गए हैं कौन कौन से रखे गए हैं, 4 माइक्रो कूलम के, आई थिंक, लेट मी चेक इट अगेन। यस, ए और सी पे +4 माइक्रो कूलम के, और जो बी है उसमें -4 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ठीक है, इधर है 4 माइक्रो कूलम का चार्ज, 4 माइक्रो कूलम, यहाँ पे भी है 4 माइक्रो कूलम पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हैं। डी पे जो चार्ज है वो है -4 माइक्रो कूलम का, जबकि डी जो है उस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। कहते हैं जो सेंट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। बड़ी आसान सी बात है, देखें, इस ए कॉर्नर पे पड़ा हुआ जो चार्ज है इसकी वजह से सेंट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसी तरह सी पे जो पड़ा हुआ चार्ज है उसकी वजह से सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो नतीजा क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। मैग्नीट्यूड में भी इक्वल, डायरेक्शन में भी ऑपोजिट, तो कैंसल आउट कर देंगी। अब बी पे तो कोई चार्ज, डी पे तो कोई चार्ज है ही नहीं सिरे से, बी पे चार्ज नेगेटिव है, तो बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो होगी टूवर्ड्स बी। तो लें जी, इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी टूवर्ड्स बी। ले जी, इसकी डायरेक्शन तो हमें पता चल गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक दफा फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ अलग से, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा अब खिचड़ी पक चुकी है। तो देखें जी, अगेन मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। अब यहाँ पे है, इस जगह पे है बी। अब सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ बी वाले चार्ज की वजह से है। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं फार्मूला बी वाले चार्ज के लिए यूज करूंगा, सिर्फ बी वाले चार्ज के लिए यूज करूंगा, तो इस सेंट्रल पॉइंट का बी से मुझे डिस्टेंस चाहिए, यानी ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस क्या है, जरा गौर से देखें, तो ये डिस्टेंस जो है ये इस पूरे डायगोनल का हाफ है। ऐसा ही है ना। अब जरा अगर देखा जाए तो ये वाली लेंथ 1 मीटर है, ये वाली भी 1 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर है ना, सारी साइडें बराबर होंगी। तो उसने बता दिया क्वेश्चन में कि एक साइड की लेंथ जो है 1 मीटर है। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा इस चीज को, ये पूरे का पूरा ये पूरे का पूरा जो डायगोनल है, इस पूरे डायगोनल की लेंथ में फाइंड कर लेता हूँ, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे सेंट्रल पॉइंट का बी से डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आसान हो गया ना काम। देखें जरा इस चीज को, देखें, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पूरे के, ये पूरे का पूरा जो डायगोनल है, इस पूरे डायगोनल को मैं डी का नाम दे देता हूँ। तो डी विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास सिंपली 2 आ जाएगा, तो डी क्या बनेगा, डी आ जाएगा √2। लेकिन हमें तो ये सेंट्रल पॉइंट का बी से डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला में डिस्टेंस जो होता है वो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट का हमारे चार्ज से डिस्टेंस होता है। तो अब सेंट्रल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा बी से वो क्या होगा, वो इस पूरे डायगोनल का हाफ होगा। तो लें भी, इस सेंट्रल पॉइंट के डिस्टेंस को मैं आर का नाम दे देता हूँ, एंड आर विल बी इक्वल टू डी/2, डी/2 यानी √2/2। और √2/2 क्या होता है, √2/2 होता है 1/√2। लिखने की जरूरत नहीं, बस काफी है इतना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, Q/r²। तो K की जगह आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q की जगह क्या आ जाएगा, Q उसने खुद ही बताया हुआ है 4 माइक्रो कूलम है, -4 माइक्रो कूलम। लेकिन अब मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, साइन की जरूरत नहीं है, तो लिखा 4 × 10⁻⁻⁶। ठीक हो गया जी, डिवाइडेड बाय r² है ये, डिवाइडेड बाय r²। तो इस सारे का जब मैं स्क्वायर लूंगा इतने हिस्से का, जरा गौर से देखें, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 4, तो ओवरऑल क्या बनेगा 1/2। तो ये मैंने 1/2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या बनेगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, क्या बनेगा 8, 9 8 72, तो ये बना 72। और ये बन जाएगा 10⁻3, 72 × 10⁻3, या जिसको लिखा जा सकता है 7.2 × 10⁻4। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, 7.2 × 10⁻4। ठीक हो गया जी। तो देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है सही। 7.2 × 10⁻4 टूवर्ड्स बी, यस टूवर्ड्स बी था ना, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, नंबर 4। A solid conducting sphere of radius 5 centimeter have a charge of 100 microcoulomb on it at its surface. A 5 microcoulomb charge at its center experience a force of, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर मैं सेंटर में एक चार्ज को रखता हूं। तो देखें, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है उस स्फीयर के ऊपर स्प्रेड कर दिया गया, लाइक इस तरह से। ये एक स्फीयर है अगर हमारे पास, इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर 100 माइक्रोकूलम का चार्ज स्प्रेड कर दिया गया है, ऐसे। अब एक बात याद रखें, ये हमने
गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में प्रूव भी किया था, वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चार्ज्ड कंडक्टर है, उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही होती है। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर होता है उस पर जब चार्ज स्प्रे करते हैं तो कंडक्टर में तो चार्जेस मूव कर सकते हैं ना, तो क्या होता है, वो चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाते हैं। तो जब चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाते हैं तो कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो होती है, उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। ये हमने प्रूव किया था गॉसेस लॉ के थ्रू। तो कंडक्टर में भी क्योंकि चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाते हैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद से, तो लिहाजा उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। अच्छा आप जरा देखें, जब इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अब अगर मैं सेंटर पे लाके कोई चार्ज यहाँ पे इस जगह पे कोई चार्ज रख भी देता हूँ, तो फोर्स कितनी होगी उस पर, जरा गौर से देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है उसके मुताबिक उसको मॉडिफाई करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। यही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ विल बी इक्वल टू क्यू ई। अब इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो यहाँ पे इसकी जगह ई की जगह जीरो पुट करें, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर में अगर मैं कोई भी चार्ज रखता हूँ, सिर्फ सेंटर में ही नहीं, इंटीरियर में किसी भी जगह पे कोई भी चार्ज रखता हूँ, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज पे जीरो ही होगी। आगे समझ बात की? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है। देखें, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ जीरो, ऑप्शन सी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए नंबर 5 की तरफ। अ सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्प्रेड एट अ पॉइंट ऑफ एन इंसोलेटिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे कितनी होगी? अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब स्फीयर कैसा है, इंसोलेटिंग स्फीयर है, और इंसोलेटर वो होता है कि जिस पे चार्जेस मूव नहीं कर सकते। तो जब चार्जेस को स्प्रे किया गया एट अ पॉइंट, देखें, चार्ज इज स्प्रेड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे चार्ज को जब स्प्रे किया गया, तो चार्ज जिस जगह पे फॉल करेगा, जिस जगह पे लैंड करेगा, उसी जगह पे स्टिक कर जाएगा, मूव नहीं कर सकेगा। तो अब सारी की सारी फील्ड एक ही पॉइंट पे होगी, सॉरी, सारे का सारा चार्ज एक ही पॉइंट पे होगा। चार्ज जो है वो उस स्फीयर की सरफेस पे स्प्रेड नहीं कर सकता, यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो उसकी इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी नहीं होगी। आगे ना समझ बात की? तो इस दफा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे कैसी होगी, नॉन जीरो। ले जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें नंबर 6। A conducting sphere of radius 3 meters is given a charge of 14 माइक्रोकूलम। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसका रेडियस बता दिए 3 मीटर, उसको 14 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो उसकी सरफेस से 2 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सॉल्व करके देखते हैं जरा। देखें, ये एक स्फीयर है हमारे पास। ले जी, ये स्फीयर आ गया। अब स्फीयर का जो रेडियस है वो हमें बता दिया गया है 3 मीटर, इस पे जो चार्ज है वो बता दिया गया 14 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो कहते हैं इसकी इसकी जो सरफेस है, ये सरफेस का पॉइंट है, इस सरफेस के पॉइंट से बाहर 2 मीटर का डिस्टेंस, ये 2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे बन जाता है। इतना डिस्टेंस 2 मीटर है सरफेस से। कहते हैं इतने डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? देखिए बहुत आसान, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज कर लेना। हमें पता है कि एक्सटीरियर पॉइंट्स जो है किसी भी स्फीयर के, चार्ज स्फीयर के जो एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं, उन तमाम एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए वो हमारा जो स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। चार्ज क्या होगा? चार्ज वही होगा जो हमारे स्फीयर के ऊपर चार्ज है, यानी 14 माइक्रोकूलम। तो लिखा 14 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट का स्फीयर के सेंटर से जो टोटल डिस्टेंस बनता है वो डिस्टेंस होगा। कितना बनता है? ये टोटल 5 बनता है, तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25। आगे समझ बात की? अब सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा? ये 14 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है? 14 9 जर, ये आ जाएगा 126। जबकि ये बनेगा 10⁻3, नीचे बनता है 25। तो 126 को 25 से जब डिवाइड करते हैं तो 5 पॉइंट समथिंग बनता है। आप 5 ही कर लें बस, 5 इंटू 10⁻3। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, 5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है। 5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक हो गया जी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 7 एमसीक्यू की तरफ। एज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल क्यूब इंक्रीजेस। एक मेटल का क्यूब है, उसकी सरफेस पे मेटल का पूरा क्यूब, जैसे वो आइस क्यूब्स नहीं होते, जस्ट लाइक दैट,
तो एक मेटल का क्यूब है, उस मेटल के क्यूब पे एक चार्ज को एक चार्ज प्रोवाइड कर दिया गया। अच्छा देखें अगेन, क्यूब किस चीज का बना हुआ है? मेटल का। तो जब चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज मूव करता है मेटल पे, कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज मूव कर सकता है, तो वो चार्ज मूव करेगा, मूव करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे सारे चार्जेस, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे। नतीजा क्या होगा? वो सारे के सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और अभी हम ऊपर एक एमसीक्यू में डिस्कस कर भी चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर कंडक्टर में जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है तो उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये बात तो कंफर्म होगी कि हमारे इस मेटल के क्यूब के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये मसला तो हल हो गया। आगे अब जरा फर्दर पढ़ें। कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड डैश रिस्पेक्टिवली। तो इनसाइड और आउटसाइड स्ट्रेंथ का बिहेवियर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का? तो देखें बड़ी सीधी सी बात है, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी जीरो है, तो लिहाजा इनसाइड तो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, आउटसाइड क्या होगा? आउटसाइड क्या होगा? द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल क्यूब इंक्रीजेस। मेटल क्यूब में इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्रीज कर दिया गया है। अब जरा देखिएगा, हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर, नॉट ओनली स्फीयर, हर किस्म का कंडक्टर, हर किस्म का चार्ज कंडक्टर एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, अगर पॉइंट्स उससे बहुत दूर हैं तो। ठीक हो गया। अब यहां पे भी यही मैं सपोज कर लेता हूं कि पॉइंट्स आर वेरी फार अवे ऑफ दैट मेटल क्यूब, तो ऐसी सिचुएशन में वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी फिर एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए? ये होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं मेटल के क्यूब का चार्ज बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो इसका मतलब है एक्सटीरियर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल क्यूब, जबकि उसकी इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स जीरो, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, एक्सटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। तो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है फिर। एक्सटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, एक्सटीरियर में इंक्रीज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है जी। ओके नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन ऑफ द स्पेस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टोरियल फॉर्म में गिवन है, एरिया बताया हुआ है 2 स्क्वायर मीटर, और है भी उसके नॉर्मल के अलोंग, ये नॉर्मल के अलोंग, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एरिया के नॉर्मल के अलोंग है, तो एरिया की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। एंगल तो जीरो होगा। किस तरह? मैं भी आपको ड्रा भी करके दिखा देता हूं। तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हमें गिवन है, जो कि वेक्टोरियल फॉर्म में गिवन है। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ? वो है 3I+4J, जबकि उसके जो एरिया का मैग्नीट्यूड है, वो एरिया का मैग्नीट्यूड हमें बता दिया गया है 2 स्क्वायर यूनिट्स, और एंगल हमें बता दिया गया है जीरो। कैसे जीरो? अभी ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखें जरा इस चीज को। अब सपोज कर लें ये हमारी वो सरफेस है, लेट सपोज दिस इज अवर सरफेस। अब इस सरफेस में एरिया की तो ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस एरिया के नॉर्मल के होंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा देख लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया ऐसे इसके परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है, तो नॉर्मल के अलोंग है, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एंगल बन गया 90 डिग्री, लेकिन साथ ही साथ एरिया की डायरेक्शन तो आउटवर्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन के दरमियान एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, पैरेलल हो गए। और जो थीटा एंगल होता है हमारे फ्लक्स के फार्मूला में, ये जो फ्लक्स का फार्मूला है E A cos थीटा, इसमें थीटा एंगल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन के दरमियान थीटा एंगल होता है। बस अब वैल्यूज पुट करने, थीटा भी हमें पता है, एरिया भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं पता। कोई बात नहीं, इस वेक्टोरियल फॉर्म से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हैं। क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ? दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में सीख लिया है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 5। तो अब वैल्यूज पुट करने, ई की जगह आ जाएगा 5, एरिया की जगह आ जाएगा 2, और कॉज ऑफ 0 होता है 1, तो ओवरऑल आंसर बन गया 10। सो फ्लक्स इज 10 यूनिट्स। ठीक है जी। देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया। ओके जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। 9 एमसीक्यू कहता है, एमसीक्यू नंबर 9 में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज ई। कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, उसके उससे डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई है, बता दिए। इफ द सेम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द मेटालिक स्फीयर ऑफ द रेडियस आर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ उस मेटेलिक स्फीयर पे कितनी होगी उसकी सरफेस पे, कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे कैलकुलेट तो नहीं करना, जस्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाना ही है, क्योंकि बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है। कहता है ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है हमारा, चार्ज है क्यू। इससे डिस्टेंस आर पे अगर हम आते हैं, इतना डिस्टेंस आर है, तो डिस्टेंस आर पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी ई। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक हो गया। कहते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि एक स्फीयर लेते हैं, उस स्फीयर का रेडियस हम कर देते हैं आर, यानी सेम वही डिस्टेंस, सेम वही डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस के इक्वल का हम, उसी डिस्टेंस के इक्वल रेडियस का हम स्फीयर ले लेते हैं। कहता है अब यही वही चार्ज क्यू इस स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बताएं अब इसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखें बड़ी सीधी सी बात है, हमें पता है कि स्फीयर जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स के लिए भी और सरफेस के लिए भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, सॉरी, एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए भी और सरफेस के लिए भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, ऐसा ही है। और डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा कहां से मेजर किया जाएगा, उस स्फीयर के सेंटर से। अब स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आर, यानी सेम डिस्टेंस, और स्फीयर की सरफेस के ऊपर चार्ज है क्यू, यानी सेम चार्ज। तो इसका मतलब है उस आर डिस्टेंस पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां भी तो आर डिस्टेंस पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आगे समझ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया। मतलब याद रखना है आप लोगों ने, जस्ट इतना पॉइंट याद रखना है कि स्फीयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो है वो तमाम एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। जो पॉइंट चार्ज का बिहेवियर होगा एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए, वही हमारे चार्ज स्फीयर का भी बिहेवियर होगा। तो यहाँ भी जो पॉइंट चार्ज का बिहेवियर था, वो पॉइंट चार्ज का बिहेवियर उसने ये पहले पहले वाले पैराग्राफ में, सॉरी पहले वाली इसमें लाइन में बता दिया। तो जो बिहेवियर ये वाला होगा पॉइंट चार्ज के लिए, सेम बिहेवियर इतने हिस्से के लिए भी होगा, यानी स्फीयर के लिए भी, एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए या उसकी सरफेस के लिए भी सेम बिहेवियर होगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आते हैं हम एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। कहते हैं टू थिन इनफिनिट पैरेलल प्लेट्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन देम, तो उनके दरमियान की जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। देखें बहुत आसान, हमें किसी भी शीट, इनफिनिट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर हमें पता है, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं गॉसेस लॉ के थ्रू। तो देखें जरा, ये दो शीट्स हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव शीट है और दूसरी नेगेटिव शीट है। यहाँ पे दरमियान में कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमसे पूछी है। देखिए आसान है ना, इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, हमने शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रखी थी, कितनी आई थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इस शीट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, वो भी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा गौर से देखिएगा, हमसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है इसके इन दोनों के दरमियान में पूछी है, तो इस पॉइंट पी पे इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव प्लेट की वजह से इसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को सम अप करेंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस इंटीरियर रीजन में वो क्या होगी, वो इन दोनों का सम होगी। ठीक है, ये ई प्लस थी और ये ई माइनस थी, यानी ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से फील्ड, ये नेगेटिव प्लेट की वजह से फील्ड। तो नेट फील्ड जो होगी, नेट फील्ड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस, यानी इन दोनों फील्ड्स का सम होगी। अब इन दोनों को अगर आप सम अप करें तो सिंपली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सिंपल। ठीक हो गया जी। तो देखें ऑप्शन कौन सा बनता है हमारे पास, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा सपोज करें अगर ये दोनों पॉजिटिव होती, अब क्या होता, अब इनकी इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, कैंसल आउट कर देती हैं एक दूसरे को, क्योंकि फील्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती। ठीक है, या दोनों नेगेटिव होती तब भी ऐसा ही होता। नेक्स्ट देखें नंबर 11। 11 में कहता है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, 4 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम का, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देम विल बी जीरो ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट अ डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम, इसी तरह बाकी दोनों ऑप्शन हैं। तो कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 9 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है। तो देखें जरा, करते हैं कैलकुलेट। दो चार्जेस हैं, एक है 4 माइक्रोकूलम का और दूसरा है 9 माइक्रोकूलम का।
दरमियान में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। हम सपोज कर लेते हैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इस पॉइंट को पी का नाम दे दिया, और इस डिस्टेंस को, पॉइंट पी का जो डिस्टेंस बनता है यहाँ से, इसको एक्स का नाम दे दिया। जबकि चार्जेस का जो आपस का जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को हमने आर का नाम दे दिया। अब जरा देखें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, और इसी पॉइंट पे इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, यानी ये होगी। तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे इस जगह पे। तो और कैंसल आउट करेंगे क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इस जगह पे सेम होगा और डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंट पी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं दोनों की दोनों, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। आई समझ? इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई का नाम दे देता हूँ, इस वाली को ई डैश का नाम दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि ई और ई डैश आपस में इक्वल हैं, तभी वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके पॉइंट पी पे जीरो करेंगे। अच्छा खैर, अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी इस वाले की वजह से, वो क्या होगी? वो होगी के क्यू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा? 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यानी डिस्टेंस स्क्वायर, यानी हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस। तो रिक्वायर्ड पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस क्या है? वो है एक्स, तो नीचे आएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे देखें के, और अब इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई डैश का नाम दिया था, तो होगा के इंटू 9 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? टोटल डिस्टेंस आर है, इतना डिस्टेंस एक्स है, बाकी जो बचेगा वो होगा आर माइनस एक्स। तो यहाँ पे आएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें काम आसान हो गया, के और के कैंसल आउट हो गए, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम से कैंसल आउट हो गया। बाकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4 इंटू आर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे तो बाकी बचेगा 2 इंटू आर माइनस एक्स, जिसको मैं लिख दूंगा 2r माइनस 2x। और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3x। इसको उधर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 2r इज इक्वल टू, 2r इज इक्वल टू, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, -2x इधर आके 3x में ऐड होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 5x। ठीक हो गया? तो यहाँ से x हमारा अननोन था, तो x क्या आएगा? वो आएगा 2/5 इंटू आर। अब r की वैल्यू यकीनन एमसीक्यू में गिवन होगी, जरा देखते हैं, चेक करते हैं r की वैल्यू क्या है। जो भी r की वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे, हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आर की वैल्यू, यानी उन दोनों चार्जेस का आपस का डिस्टेंस, यस ये बताया हुआ है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं वो दोनों। तो यहाँ पे 20 पुट कर देते हैं आर की जगह। तो आर की जगह जब मैं 20 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा? 2/5 मल्टीप्लाई 20, कैंसिलेशन होगी तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये एक्स डिस्टेंस हमने किससे लिया हुआ था? ये लिया था 4 माइक्रोकूलम के चार्ज से, तो ये बना 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और फिर 9 माइक्रोकूलम से कितने सेंटीमीटर बनेगा? जरा टोटल 20 है, 20 में से अगर ये वाला 8 गया तो बाकी कितना बनेगा? 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम। तो 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी? ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस वाले भी कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आ ही जाते हैं, दैट्स वाई इनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। और है भी आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट देखिए नंबर 12, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी। एक इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखें, याद रखें कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैक्यूम का जो होता है वो होता है 1। बाकी जितने भी होते हैं, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करते हैं उसका हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा, यानी कभी भी 1 से लेस डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसी का हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आई समझ? मेटल्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन्फिनिट होता है, इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके लिए इन्फिनिट तो नहीं होता, लेकिन 1 से ग्रेटर ही होता है। अब इनमें से 1 से ग्रेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही, और वो है ऑप्शन डी, 5। ठीक है जी? नेक्स्ट देखें। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए कोई ये फिगर्स हैं, इनको डाउनलोड कर लें और फिर उन फिगर्स के थ्रू हम देखते हैं। ओके जी, अब जरा देखें यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 13 जो है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन फिगर 1। फिगर 1 में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं फिगर 1 है कौन सी। तो ये देखें जी, ये है हमारी फिगर 1। अब इस फिगर 1 में देखें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो वैल्यू होगी भाई, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी पॉजिटिव प्लेट से, आके टर्मिनेट हो जाएंगी नेगेटिव प्लेट पे।
तो इस प्लेट से बाहर, यानी इन दोनों का जो इंटीरियर है दोनों प्लेट्स का, उससे बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अगेन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई, उस फार्मूला में ई की जगह 0 पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। आई समझ? देखें मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दो प्लेट्स है ना ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पे हमारा पॉइंट पी। देखें आप जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आके एंड हो जाती है, इधर से स्टार्ट होंगे इधर आके एंड हो जाएंगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही इस इंटीरियर के अंदर, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। तो जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर इलेक्ट्रिक, और मेरा ख्याल है हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछी है। बहरहाल अगर इलेक्ट्रिक फोर्स भी पूछी होती बाहर, तो हम क्या जवाब देते? हम ये जवाब देते, F इक्वल टू क्यू ई। और यहाँ पे अगर मैं ई की जगह 0 पुट कर देता हूँ तो F विल बी इक्वल टू 0, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगी। जाहिर है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0। लेकिन यहाँ हमसे आई थिंक सो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछी हुई थी, तो हमने फाइंड कर लिया कि आउटसाइड, यस इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछी थी, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके जी, नेक्स्ट देखें, MCQ नंबर 14 की तरफ आते हैं हम। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इन फिगर 2 इज, पॉइंट आर, फिगर 2 में पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अच्छा देखते हैं जरा फिर कौन सा बनता है भाई पॉइंट आर फिगर 2 में। देखें ये आपके सामने है, ये पॉइंट आर है, इस पॉइंट आर पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। अब अगेन आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट आर है, इस पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का बिहेवियर क्या है, यानी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का बिहेवियर क्या है। 3 प्लेट्स है ना हमारे पास, तो इन तीनों प्लेट्स की वजह से अलग अलग जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन रही हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो बन रही हैं, उन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पॉइंट आर पे बिहेवियर क्या होगा, वो बिहेवियर हमें पता चलेगा तो ही हम जो है नेट बिहेवियर पॉइंट आर पे फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम, ऐसे करें, आ जाए इस तरफ, देखें जरा, यहां था हमारा पॉइंट आर। अब जरा देखिएगा, पॉइंट आर पे इस वाली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी? इस डायरेक्शन में। अवे बनेगी ना, तो इस डायरेक्शन में बनेगी। अच्छा फर्दर देखिएगा, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, जाहिर टुवर्ड्स द प्लेट बनेगी। इसी तरह इस वाली नेगेटिव प्लेट की वजह से इसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किस डायरेक्शन में बनेगी? इस डायरेक्शन में बनेगी। अब देखें तो पॉइंट आर पे तीनों की तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड सम अप करेंगी, एक दूसरे को सम अप करेंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ये होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पता है हमें, और क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन में तो तीनों सम अप करेंगी, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे। ठीक है, हमें हमारा आंसर मिल गया। लेकिन पॉइंट क्यू पे भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एन मुमकिन है कि आपसे टेस्ट में पॉइंट क्यू के बारे में पूछ लिया जाए, तो सारी चीजें आपको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। तो अब जरा देखें पॉइंट क्यू पे, ये पॉइंट आर की थी, ठीक है, यहाँ पे मैं नेट का लफ्ज काट देता हूँ और आर लिख देता हूँ। अब जरा देखें पॉइंट क्यू पे इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, ऐसा ही है। इसी पॉइंट क्यू पे इस वाली प्लेट की वजह से, नेगेटिव प्लेट है ये, तो टुवर्ड्स द प्लेट बनेगी, तो पॉइंट क्यू पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। इसी तरह इस वाली प्लेट की वजह से पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इस डायरेक्शन में बनेगी। अब देखें वो दोनों प्लेट सेम डायरेक्शन में, सॉरी वो दोनों फील्ड्स आपस में सेम डायरेक्शन में, और ये वाली ऑपोजिट है, तो पॉइंट क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी? जरा देखिएगा, पॉइंट क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखें ये वाली क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, तो इसके साथ मैं पॉजिटिव साइन यूज कर लेता हूं, मैं लिख देता हूं प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। ये वाली दोनों जो है, ये वाली दोनों राइट साइड पे है ना, तो जब राइट साइड पे है तो अब इनके साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि लेफ्ट वालों के साथ अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तो राइट वालों के साथ नेगेटिव आएगा, राइट वालों के साथ पॉजिटिव लेते हैं तो फिर लेफ्ट वालों के साथ नेगेटिव आएगा। मैंने लेफ्ट के साथ पॉजिटिव ले लिया तो राइट वालों के साथ नेगेटिव आएगा, तो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लें जी, अब क्या होगा? अब ये दोनों तो कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को, बाकी बचेगा क्या? माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। क्या मतलब नेगेटिव साइन का? हम स्टार्ट में ही राइट साइड की जो डायरेक्शन है उसके साथ हमने नेगेटिव साइन ले लिया, तो अब अगर आंसर में नेगेटिव आ रहे तो इसका मतलब है पॉइंट क्यू पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो राइट साइड पे बनेगी, यानी पॉइंट क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी फिर, ऐसे, ये वाली। समझ आ गई ना बात की?
तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। बहरहाल हमारे एमसीक्यू में पॉइंट आर का पूछा गया था, और पॉइंट आर की इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनती है, ये वाली। ठीक है, तो ये बना 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन से वाला करेक्ट है यहाँ पे। तो 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, यस, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक हो गया जी। ओके जी, आखिर में हम आते हैं हम आखिरी एमसीक्यू की तरफ, एमसीक्यू नंबर 15। अब यहाँ पे उसने हमसे कहा हुआ है कि व्हाट शुड बी द चार्ज डेंसिटी ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टू बी 0 इन फिगर नंबर 3। अब फिगर नंबर 3 को देखते हैं जरा कौन सी है। उससे पहले एक दफा फिर इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लें कि व्हाट शुड बी द चार्ज डेंसिटी ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी टू बी 0। ये चीज पढ़े गौर से, फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी टू बी 0 इन फिगर 3। यानी अब हमने अपने पॉइंट पी पे, जो हमारी फिगर में जो पॉइंट पी है, अभी आते हैं हम उसकी तरफ, उस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमने बनानी है। तो कहता है आप ये बताएं कि राइट मोस्ट प्लेट की चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, वो आप कैलकुलेट करके बताएं। तो देखें जरा फिगर हमारी है क्या, वो फिगर है, ये लें जी, ये फिगर आपके सामने आ गई। अब ये देख लें, राइट मोस्ट प्लेट जो है, इसकी चार्ज डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो अब इसकी चार्ज डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, और पॉइंट पी जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। जो लेफ्ट वाली प्लेट है उसकी चार्ज डेंसिटी हमें बता दी गई है, कितनी है, वो है 3 सिग्मा। जो सेंट्रल प्लेट है उसकी भी चार्ज डेंसिटी हमें बता दी गई है, लेफ्ट वाली की है सिग्मा, सेंटर वाली की है 3 सिग्मा, और एक्सट्रीम राइट वाली की चार्ज डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो देखें जरा, करते हैं स्टार्ट। पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनानी है। तो देखिए जी फिर, ओके जी, कैलकुलेशन हम अपनी स्टार्ट करते हैं। देखें, पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनानी है। तो पहले तो देखें, ये दोनों जो ये वाली दोनों जो हैं, ये दोनों पॉजिटिव प्लेट्स हैं। तो इस वाली प्लेट की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, इस वाली प्लेट की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। समझ आ गई बात की। अब ये वाली जो प्लेट है जिसकी चार्ज डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, हमें तो नहीं पता उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, हमने तो फाइंड करनी है। तो मैथमेटिक्स का वो सिंपल सा रूल हम यूज कर लेते हैं कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है हम उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। तो इस चार्ज डेंसिटी को भी हम एक्स सपोज कर लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखें जरा, पॉइंट पी पे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इन तीनों की वजह से। तो ये होगी, इस वाली प्लेट की वजह से क्या होगी, ये होगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इस वाली की वजह से क्या होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी अब ऊपर लिखने, उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी ना, तो यहाँ पे सिग्मा लिखा। अब इसकी चार्ज डेंसिटी 3 सिग्मा है, तो अब ये होगा 3 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे होगा। आगे ना समझ बात की। और इसकी चार्ज डेंसिटी को एक्स का नाम दिया है, तो ये होगा x/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक होगा। अब जरा फर्दर देखें, हमें क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया कि पॉइंट पी पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनानी है, तो लिहाजा यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। बाकियों को मैंने, इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेता हूँ और उसे एज इट इज रहने देता हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा 4 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, 4 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि ये है x/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट ज़ाहिर थ्रू आउट 2 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4 सिग्मा। सो ये हमें मिल गई हमारी चार्ज डेंसिटी। इसका इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चार्ज डेंसिटी 4 सिग्मा है, और इस पे साइन कौन सा होगा, इस प्लेट पे नेगेटिव साइन होगा। जाहिर है तभी तो पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगी, क्योंकि उन दोनों की सेम डायरेक्शन है। अब इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों के ऑपोजिट भी होनी चाहिए, और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के इक्वल भी होनी चाहिए। समझ आई बात की। तो इसलिए इसका चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। सो एक्स की वैल्यू आ गई -4 सिग्मा। ठीक है जी। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है इस केस में। करेक्ट आंसर इज -4 सिग्मा, ऑप्शन डी। लें जी, ये थे आपके एमसीक्यूज। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।